आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर वह दिन है जब शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म हुआ। आज मैं आपको सरदार भगत सिंह के बारे में वह जानकारी देने जा रहा हूं जो या तो लोगों को बिल्कुल ही पता नहीं है या फिर बहुत ही कम लोगों को पता है। सिर्फ ऐसे लोगों को जो भगत सिंह के वैचारिक पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय इतिहास और राजनीति के संदर्भ में पढ़ने की कोशिशें करते रहते हैं। भगत सिंह सिर्फ 23 साल 5 महीने और 25 दिन ही इस धरती पर दैहिक रूप से रहे और उनके इतने छोटे से लेकिन गर्वीले जीवन ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें बुरी तरह हिला दी और पूरी आबो हवा में, पूरे मुल्क की फ़ज़ा में आज़ादी की महक कूट कूट कर भर दी। तो आज 27 सितंबर है और 27 सितंबर वह दिन है जब हमारे प्यारे शहीद आज़म भगत सिंह का जन्म हुआ, इस धरती के सबसे लाडले बलिदानियों में से एक। और यह वह साल है जब इस साल के 26 मार्च को सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ। उस साल 26 मार्च को महान कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। जब इस साल सरदार भगत सिंह पैदा हुए तब 19 अगस्त को हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकार ने जन्म लिया और इसी साल 27 नवंबर को यशस्वी कवि हरिवंश राय बच्चन जन्मे। भगत सिंह जब जन्मे तो बाल गंगाधर तिलक 51 साल के थे, महात्मा गांधी 37 वर्ष के और सावरकर 24 साल के, जिन्ना 30 साल 9 महीने के और जवाहरलाल नेहरू 17 साल के। सुभाष चंद्र बोस थे 10 साल के, केशव बलिराम हेडगेवारकर 18 साल के और MS गोलवलकर 1 साल के। चंद्रशेखर आज़ाद 1 साल से भी कम उम्र के थे, अशफाक उल्ला खां 6 साल 11 महीने के और राम प्रसाद बिस्मिल 10 साल 3 महीने के। सरदार भगत सिंह पैदा हुए तब देश में वायसरॉय लॉर्ड मिंटो थे। सरदार भगत सिंह के जीवन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण तिथि है और वो है 23 मार्च 1931। आपको पता है इस दिन एक साथ हमारे 3 शहीदों को फांसी दी गई। फांसियां हुई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भगत सिंह शहीद आज़म कहलाए, शिवराम का पूरा नाम शिवराम राजगुरु था और सुखदेव का सुखदेव थापर। और जब फांसी दी गई तो उसके बाद लंबे समय तक हिंदुस्तान के सीने में आज़ाद होने की ख्वाहिशें मचल मचल जाती रहीं। वह रात बहुत घनी और अंधेरी थी, लेकिन उसी रात में आज़ादी की सहर का, स्वतंत्रता की सुबहों का एक रोशन उफुक और प्रकाश से आप्लावित क्षितिज भी लिपटा हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि इतिहास में बार बार शहीद आज़म का सिरा बार बार भगत सिंह के पास ही लौट कर आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल मृत्यु का वर्ण नहीं किया, उन्होंने विचार का वर्ण किया था। केवल साहस नहीं, रणनीति और नैतिकता के बीच दुर्लभ संतुलन साधा था। उन्होंने नायकत्व नहीं, जन शिक्षा और आज़ादियों के दमन और नैरेटिव कंट्रोल का प्रत्युत्तर रचा था। आप अगर भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह क्या थे। अगर आपने कुछ पढ़ रखा है लेकिन भगत सिंह की जेल डायरी नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। यह जेल डायरी एक किताब भर नहीं है, ये जेल डायरी एक बहुत बड़ी भारत से प्रेम की कथा है। यह आज़ादियों का, स्वतंत्रताओं का और जमहूरियत का एक ग्रंथ है। हमारी आज़ादी के स्वप्न क्या थे और उन्होंने सपनों की गोद में बैठकर क्रांति के विचार पथ को हमारे लिए उकेरा।
हम देखते हैं किस तरह इन क्रांतिकारियों ने मृत्यु के गले में बाहें डालकर अपने आप को झुला दिया। भगत सिंह की जेल डायरी बताती है कि वैचारिक ऊंचाई क्या होती है और क्रांति का मतलब क्या है। भगत सिंह की जेल डायरी बताती है कि आज़ाद मुल्क क्या होता है और आज़ादियों के मतलब क्या हैं। भगत सिंह की जेल डायरी बताती है कि भगत सिंह की वैचारिक ऊंचाइयों के कारण क्या थे और उनके मयार क्या थे। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है, उसे फैज़ अहमद फैज़ के शब्दों में ही समझा जा सकता है। जैसे आजकल भारतीय इतिहास की गाथा हम सुनते हैं तो जानने कैसे कैसे और कितने नायक हमारे सामने दिखाई देने लगते हैं, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ मानो भगत सिंह के नायकों के बारे में ही कहते हैं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, जिस धज से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान की मोंटगोमरी जेल में लिखी गई उनकी ये नज़्म बहुत कुछ कहती है। और फैज़ ये भी कहते हैं कि किसी मुल्क से अगर, किसी रूह से अगर इश्क है तो फिर क्या ही कहने। वो कहते हैं, गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। भगत सिंह ने अपने मुल्क से जो इश्क किया तो जानो तन की बाजी लगा दी और उन्होंने वैचारिक ऊंचाइयों के उस शिखर को छू लिया जहां तक पहले कोई नहीं पहुंचा था। और जब हम इस रास्ते पर भगत सिंह को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वह बात आती है जो हमने आपसे शुरू में कही थी कि इस बात की जानकारी शायद बहुत कम लोगों को है। और यह वैचारिक ऊंचाई एक आश्चर्यजनक स्रोत से प्रेरित थी और वह स्रोत था एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी ऑगुस्त वयां। आप चकित होंगे, हाँ, भगत सिंह भी किसी से प्रेरित थे और इतने प्रेरित थे कि उससे भी अधिक क्रांतिकारी जीवन उन्होंने जिया। इतने गहरे प्रेरित कि उनका जीवन मानो किसी स्क्रिप्ट का सधा हुआ पुनर्निवेशन लगे, जैसे धरती पर एक ही जीवन दूसरी बार हुआ हो और दूसरे भूगोल में, और जैसे कम बारूद बड़ा अर्थ के सूत्र के साथ जी लिया गया हो, जैसे कोई नया अवतार ले लिया हो या किसी क्रांतिकारी का पुनर्जन्म हुआ हो, ठीक वैसा ही जीवन जीने के लिए। मित्रों, यह कहानी शुरू होती है दो शहरों से, पेरिस से और लाहौर से। दोनों के बीच एक अदृश्य सेतु है, एक विचार का, एक नैतिक बल का, एक नैतिक आभा का, एक नैतिक लोक का और एक क्रांतिकारी जिजीविषा का और एक महान नारे का नारा जिसके वाक्य हैं, बहरों को सुनाने के लिए महाघोष चाहिए। इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। फ्रांसीसी भाषा में इसे कुछ इस तरह कहा गया, इल फो यूने वोआ फार्त पूर से फेयर अंतरादे दे सौर्द। यानी नारा पहले ऑगुस्त वैया के कंठ से गूंजा और फिर भगत सिंह के कंठ से निकलकर पूरी कौम में गूंज गया और आज़ादी का यह नया युद्ध निनाद बन गया, इनकलाब जिंदाबाद। तो आइए जानते हैं कि ऑगुस्त वैया कौन थे और भगत सिंह और उनके बीच में क्या रिश्ता है और विचार का सूत्र फ्रांस से हिंदुस्तान के बीच ये कितनी आज़ादियाँ लेकर के आया,
कितनी स्वतंत्रताएं लेकर आया और कितनी तरह की क्रांतिकारी विचारधाराओं की एक नई तपिश लेकर आया। सरदार भगत सिंह का परिवार एक किसान परिवार था और ऑगस्ट वैया का भी एक परिवार बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन बहुत छोटे और कामकाजी जीवन वाला। एक छोटे और कामकाजी जीवन से वैया उस धारा तक पहुँचे जिसे हम अराजकतावाद या अनार्किज्म कहते हैं। लेकिन मित्रों, जरा रुकिए, अराजकतावाद का मतलब भी थोड़ा समझ लीजिए। एनार्किज्म का अर्थ वह अराजकता नहीं है, वह अनार्की नहीं है जो हम लोगों के मुंह से अक्सर सुनते हैं। इस अराजकता का अर्थ है अराज, यानी सत्ता की नैतिक समीक्षा, बिना किसी राजसत्ता का रुआब गांठे, बिना किसी राजसत्ता का रुआब गालिब किए सुनियोजित तरीके से शासन को चलाना, लोगों को ये एहसास बिना कराए कि कोई शासन व्यवस्था भी है, एक ऐसी शासन व्यवस्था। अराजकतावाद कहता है समाज भय नहीं भरोसे पर टिके संगठनों से मजबूत होता है, और जब राज्य जनता से ऊपर लोहे की कुर्सी बन जाए तो वह अन्याय का औजार बन जाता है। यह थ्योरी भय बिनु प्रीति नहीं वाली थ्योरी के एकदम उलट है। यह थ्योरी कहती है कि सब कुछ प्रीति से होना चाहिए, भय का वास्ता दूर दूर तक भी शासन व्यवस्था में न हो। यह मैं नहीं कहता, यह सरदार भगत सिंह कहते हैं, ये हमारे क्रांति के महानायक भगत सिंह कहते हैं और भगत सिंह के दूसरे सभी साथी कहते हैं। यह विचार मूलतः मिखाइल बाकुनिन का विचार है। मिखाइल बाकुनिन कहते थे स्वतंत्रता का प्रश्न सिर्फ शासन परिवर्तन नहीं है, आज्ञा परंपरा पर भी है। पीटर क्रोपाटकिन का विचार है समाज का ताना बाना म्यूचुअल एड से मजबूत होता है, आपसी समझ, परस्पर विचार विनिमय और परस्पर सहयोग और एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे को धमकाने, घुड़काने और अपना अहंकार जताने से नहीं। इसी परंपरा के क्षितिज पर आगे चलकर भगत सिंह खड़े हुए, क्योंकि वे कीर्ति पत्रिका में अनार्किज्म के बारे में लिखते हैं और बताते हैं हमारा लक्ष्य हिंसा नहीं है, दमनकारी संरचनाओं की नैतिक परीक्षा है और हमारा लक्ष्य दमनकारी संरचनाओं की नैतिक कसौटी पर कसकर देखना है। और जब हम इस विचार की तरफ आगे बढ़ते हैं और पेरिस की तरफ देखते हैं तो क्या घटनाक्रम नज़र आता है। भारत में जब ये घटनाक्रम हो रहे थे उससे करीब 36 वर्ष पहले पेरिस में 9 दिसंबर 1893 के समय को याद करें, उसी तरह जैसे 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह केंद्रीय विधानसभा में एक दमनकारी कानून के विरोध में बम फेंकते हैं। यह बम नाम का बम है, इसमें शोर ज़्यादा है लेकिन नुकसान न के बराबर है। इसीलिए जब केंद्रीय विधानसभा में दमनकारी कानून के खिलाफ बम फेंका गया तो धुआं उठा, शोर हुआ, डर फैला, लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हुई। यह फासला मित्रों 36 साल का है, लेकिन है एक जैसा हैरान कर देने वाला। अगस्त वयां फ्रांस की चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज़ की दर्शक दीर्घा में बिल्कुल उसी तरह खड़े हैं जैसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय विधानसभा में खड़े थे। हथेली में कम क्षमता का एक देसी बम, जानबूझकर थोड़े बारूद वाला, उद्देश्य कोई हताहत नहीं हो, उद्देश्य बस थोड़ा सिस्टम को हिलाना, उद्देश्य टू मेक द डेफ हियर, बाहरी सत्ता को सुनाना
उसके बहरे कानों को सुनाना। बम का धमाका लाहौर में भी होता है, बम का धमाका पेरिस में भी होता है, सत्र थोड़ी देर ठहर जाता है, सत्तासीन लोग भयभीत हो जाते हैं, पर असेंबली चलती रहती है। ये एक नैतिक नाट्य था, खून से नहीं अर्थ से भारी। 5 फरवरी 1894 में ऑगुस्त वयां को इसी अपराध में गिलोटिन से दंड मिलता है। ये शब्द थोड़ा हमारे लिए नया है या अप्रचलित है। गिलोटिन से दंड का मतलब साफ तौर पर यह है कि एक सार्वजनिक मंच पर एक भारी लोहे का ब्लेड एक आदमी की गर्दन के ऊपर गिरता है और क्षण भर में गर्दन शरीर से अलग हो जाती है। यह फ्रांस की आधिकारिक फांसी मशीन थी, तेज, निश्चित और जनता को डराने के लिए, ताकि भय सार्वजनिक रूप से रहे और लोग डर जाएं कि वे बदलाव की बात नहीं करें, वे जनता के अधिकारों की बात नहीं करें, वे स्वतंत्रताओं की बात नहीं करें। और भारत में ब्रिटिश सरकार भी बिल्कुल यही कर रही थी। इसी दौर में फ्रांस में लोआ सेलेरा यानी प्रेस और नागरिक स्वतंत्रताओं पर कठोर कानून शुरू होते हैं। यूरोप समझता है बम केवल लोहे नहीं, कथाओं को भी चीर डालते हैं। बात यहीं नहीं रुकती, एक रेडिकल वेव उठती है। 12 फरवरी 1894 में एमील औरी का कैफे टेरेनिस हमला होता है। 24 जून 1894 में सांते जेरोनीमो काजेरियो राष्ट्रपति मैरी फ्रांसवा सादी कारनों की हत्या कर देते हैं। भारत में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर बर्बर लाठियां बरसाई जाती हैं और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की तड़पते हुए मृत्यु हो जाती है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव 17 दिसंबर 1928 को बदले में एक अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से उड़ा देते हैं। 16 अगस्त 1894 में सांते जेरोनीमो काजेरियो को फांसी होती है और इधर भारत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को क्रूरतापूर्वक बहुत बेरहमी से बिना लोगों को बताए, बिना किसी सार्वजनिक सूचना के आनन फानन में फांसी दे दी जाती है। उनकी देहों को बहुत बुरी तरह जलाया जाता है। वे अधजली तौर पर एक शव के टुकड़ों के रूप में पड़े रहते हैं। फ्रांस में एक रेडिकल वेव 1892 से 1894 के बीच शुरू होती है और पूरे यूरोप के कानून और खुफिया तंत्र को नए सांचे में ढाल देती है। भारत में यह सिलसिला भगत सिंह के उस बलिदान से, राजगुरु और सुखदेव के उस बलिदान से 1928 से शुरू हो जाता है और यहाँ भी अंतर वही 36 साल का है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भारत की सेंट्रल असेंबली की दर्शक दीर्घा में खड़े हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। धुआं उठता है, पर्चे उठते हैं, नियंत्रित विस्फोट है और पहली पंक्ति सीधा उद्धरण अगस्त वयां का बिल्कुल वही उन्हीं शब्दों में, इट टेक्स ए लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। बहरों को सुनाने के लिए महाघोष होना चाहिए। यह नकल नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय वैचारिक परंपरा का एक सुचिंतित और सचेतन पुनर्निर्माण था। यहीं भगत सिंह एक कठिन कला को साधते हैं। हिंसा के आकर्षण को अस्वीकार करते हुए प्रतीक के ताप को बनाए रखते हैं। विधानसभा में कम क्षमता का बम फोड़ते हैं ताकि प्रतीक बचें और लाशें नहीं गिरें। यह कहना आसान है, लेकिन करना बड़ा दुष्कर था। तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा, एक छोर पर क्रोध, दूसरे छोर पर करुणा और उसके बीच में सम्यक विवेक। औपनिवेशिक सत्ताएं कथा कहानियों और भ्रमित करने वाले वर्णनों से भी शासन करती हैं। न्याय के मुहावरों को अपने पक्ष में तोड़ती और मरोड़ती हैं। इसीलिए 1930 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस ऑर्डिनेंस 1930
ऑर्डिनेंस 3 ऑफ 1930 यानी लाहौर षड्यंत्र केस अध्यादेश जारी होता है। 3 उच्च न्यायालयीय न्यायाधीशों का स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाता है और ये पहली बार होता है कि अपील का सामान्य अधिकार लगभग समाप्त कर दिया जाता है। कार्यवाही तेज रफ्तार से दौड़ती है। 7 अक्टूबर 1930 को निर्णय सुनाया जाता है। यह केवल कानून नहीं, नैरेटिव कंट्रोल भी था, ताकि राज्य का आख्यान अंतिम सच दिखे। भगत सिंह इस खेल को पहचानते हैं और अदालत को ही जनमंच में बदल देते हैं। ऐसा दुनिया में बहुत कम हुआ है कि लोग जेल में रहते हुए जेल को जनमंच में बदल दें, अदालत को जनमंच में बदल दें। आज भी हमें भगत सिंह की वे तस्वीरें दिखाई देती हैं और एक प्रेरणा के रूप में बहुत बड़ा सजग विचार प्रदान करती हैं। कटघरा वक्तव्य का स्तंभ बनता है। अभियुक्त इतिहास का एक नया विस्फोट बन जाता है। वे कहते हैं, हम हिंसक आंदोलनकर्ता नहीं, हम न्याय और ईमानदारी में विश्वास रखते हैं, हम जनतंत्र में विश्वास रखते हैं, हम जमहूरियत में विश्वास रखते हैं और हमें हमारी जमहूरियत, हमें हमारी आज़ादियाँ, हमें हमारे मुल्क के वो सपने चाहिए किसी भी कीमत पर। यह स्वर ऑगस्ट वया की अदालत में कही गई नैतिक पंक्तियों का मानो भारतीय पुनर्जन्म था और इसे भगत सिंह ने एक नई धार दी, एक बिल्कुल नई तेजस्विता में ढाला। और यह कैसे संभव हुआ, यह असंभव कैसे संभव हुआ, यह जानना हो तो हमें भगत सिंह की रीडिंग लिस्ट को चेक करना होगा, जहां से उनके विचारों का क्षितिज दिखाई देता है। दोस्तों, यह अहम तथ्य अक्सर छूट जाता है कि भगत सिंह की कोई रीडिंग लिस्ट थी। भगत सिंह को आमतौर पर मार्क्सवादी माना जाता है, कोई उन्हें राष्ट्रवादी कह देता है। यह बात सही है, लेकिन भगत सिंह की रीडिंग लिस्ट केवल मार्क्स और एंगल्स तक या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तक सीमित नहीं थी। यहाँ मिखाइल बकुनिन जैसा विचारक मौजूद था। गॉड एंड द स्टेट उनकी पुस्तक भगत सिंह ने कंठस्थ कर रखी थी। पीटर क्रोपटेकिन म्यूचुअल एड फील्ड्स फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप उनकी डायरी में दर्ज है, उसके अंश उनकी डायरी में दर्ज हैं। वहाँ थॉमस पेन स्वतंत्रता का शिल्प, जान जाक रूसो सामाजिक अनुबंध की आलोचना और साहित्यिक सामाजिक रीडर समाज की रगों में नैतिकता का नमक। यही कारण है कि भगत सिंह बार बार कहते हैं, लक्ष्य हत्या नहीं बहरों को सुनाना है। इसलिए विधानसभा में, केंद्रीय असेंबली में कम बारूद और अर्थ बड़ा चुना गया, ताकि हिंसा नहीं विचार केंद्र में रहे। यह एक तरह से यूरोप का उच्चारण था और भारत की रागिनी थी। यह फ्रांस का उद्घोष था और भारत की धमनियों में बह रहा था। यह यूरोप और एशिया को, फ्रांस और भारत को जोड़ने वाली एक बड़ी कड़ी थी, एक ऐसी वैचारिक धारा जो हमें दुनिया से जोड़ती है। भारत कोई अलग थलग मुल्क नहीं था, वह एक ऐसा देश था जहां भगत सिंह जैसे स्वप्नदर्शी आज़ादी के लड़ाके रहते थे। भारतीय धरती पर भगत सिंह ने जब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया तो हमें फ्रांस में लॉन्ग लिव एनार्की की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। वो स्वर अलग हैं, लेकिन नैतिक राग एक है। क्रूरताओं के खिलाफ वो चीख नहीं थी, बल्कि दीर्घ ध्वनियों वाली एक नैतिक घोषणा थी। दुश्मनी का उन्माद नहीं था, वह स्वतंत्रता का विवेक था। एक बात और खड़ी होती है, और वो सवाल इतिहास में बहुत बार पूछा गया कि आखिर भगत सिंह ही अकेले शहीद आज़म क्यों? शहीद तो बहुत सारे हुए, उस समय भी उनके साथ 2 लोग और भी थे, लेकिन शहीद आज़म इसलिए क्योंकि भगत सिंह ने आगोस्त वया के संयत साहस को हूबहू नहीं शुद्ध करके जिया, प्रतीकवाद को हत्या पर वरीयता दी। उन्होंने एनार्किज्म
को अराजकता नहीं, स्वतंत्रता के नैतिक व्याकरण की तरह समझाया। उनकी रीडिंग लिस्ट देखते हैं और उनके अदालती वक्तव्यों को देखते हैं तो वो 23 साल का लड़का, वो 20 साल का लड़का, वो 21 साल का लड़का बहुत बड़े बड़े राजनेताओं पर भारी पड़ रहा था। बहुत सारे लोग आज़ादी से दूर राष्ट्र निर्माण की बात, समाज के निर्माण की बात करते हुए ब्रिटिशर ताकत से भयभीत होकर अलग हो रहे थे। लेकिन भगत सिंह को जब हम देखते हैं तो उन्होंने अदालती वक्तव्यों के माध्यम से, अपनी नैतिकता के माध्यम से स्वतंत्रता के व्याकरण को समझाया, क्योंकि उन्होंने स्पेशल ट्रिब्यूनल और नैरेटिव कंट्रोल के दौर में अदालत को जनमंच बना डाला, जहां अभियुक्त इतिहास का रीडर बनता है। अंग्रेज सरकार उसे अभियुक्त बता रही थी। पूरा ब्रिटिश सत्ता तंत्र, ब्रिटिश साम्राज्यवाद पूरी दुनिया में उन्हें बदनाम करने में लगा था और कह रहा था कि वो उनके शासन को, साम्राज्य को नेस्तो नाबूद करने में जुटे हैं। लेकिन भगत सिंह ने सिद्ध किया, कम बारूद अर्थ बड़ा। जहां लाशें नहीं गिरती पर राज और कथाएं गिरने लगती हैं, साम्राज्य ध्वस्त होने लगते हैं। आज इस मौके पर हम एक बार पुनः सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और हमारे तमाम शहीदों को याद करते हैं और भगत सिंह के इस जन्मदिन पर हम उनको हृदय से प्रणाम करते हैं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।